नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। मुद्दा आपका में आज हम उपराष्ट्रपति जी के न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में दिए गए वक्तव्य को केंद्र में रखकर बात करेंगे सीमा के निर्धारण की। तो क्या हम ऐसे हालात में आ गए कि समय के साथ ये बात चली जाएगी? लोगों के दिल पर इस घटना से गहरी चोट लगी है, लोगों का विश्वास डगमगा गया है। There was a survey conducted recently, and the survey indicated, it was by a media house, that public confidence in the institution of judiciary is dwindling. It is fundamental for success of democracy. That is three fundamental pillars: legislature, judiciary and executive are above board. They are transparent. They are accountable. They exemplify to the people at large the highest standards to be emulated. And therefore, the principle of equality before law, has been disregarded. It is fundamental to our democracy. It is nectar of our democracy. Time for us to enforce it. विषय को समझने के लिए बात करेंगे दो विशेषज्ञों के माध्यम से। प्रोफेसर डॉक्टर अमरपाल सिंह, वाइस चांसलर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र कुमार रायजादा, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। आपका भी रविंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। अगर बात करें पूरे विषय को समझने की, तो लोकतंत्र के तीन स्तंभ हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और तीनों के अधिकार और सीमाएं भी संविधान में तय की गई हैं। उपराष्ट्रपति जी का ये कहना है कि गत कुछ समय से ऐसे निर्णय न्यायपालिका के द्वारा लिए गए हैं जिसे सीमाओं का उल्लंघन होता हुआ प्रतीत हो रहा है। जी हां, उपराष्ट्रपति जी का ये मानना है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी संस्थाओं को अपनी अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए। आप दोनों विशेषज्ञों से पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। प्रोफेसर डॉक्टर अमरपाल सिंह जी, सभी संस्थाओं को अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए, क्या आप भी इस वक्तव्य से, इस विचार से सहमत हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि जो तीन हमारी संस्थाएं हैं लोकतंत्र की, उनको अपनी अपनी सीमा में रह के कार्य करना होता है। लेकिन वास्तविक जीवन में हर संस्था के कार्यों में थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग होता है, और इसलिए इस टॉप लेवल पर जब ये संस्थाएं आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो एक दूसरे के यदि अपना कार्य करते हुए किसी दूसरी संस्था के भी कार्य क्षेत्र में चली जाएं, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। जरूरी यह है कि उन्हें ये एहसास रहे कि हम जो है, हमारा असाइन्ड फील्ड क्या है, ये आवश्यक है। इस संदर्भ में हमें यह जानना जरूरी होगा कि जजमेंट जिसे हम कहते हैं, वो जुडिशरी का एक्सक्लूसिव प्रिजर्व है। माने और जो संस्थाएं हैं, यदि हम कार्यपालिका की बात करें तो उसके हाथ में एक तरह से पूरा एग्जीक्यूटिव का सिस्टम है, जिसे हैमिल्टन कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव हैज द स्वॉर्ड एंड द लेजिस्लेचर हैज अ पर्स, द जुडिशरी हैज जस्ट एन ओपिनियन। तो देयरफॉर द ओपिनियन और जजमेंट इज एन एक्सक्लूसिव प्रिजर्व ऑफ द judiciary, and therefore there are all chances that judiciary जब दूसरे संस्थाओं के बारे में बात करेगी कि उनको कार्य क्षेत्र में जाने की संभावना बन जाती है कई बार। जी रविंद्र जी, यहाँ पर ओवरलैपिंग की बात यहाँ पर आई है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि तीनों संस्थाओं के अधिकार क्या कुछ कहते हैं। विधायिका वो अंग है जो किसी देश या राज्य के लिए कानून बनाने, बदलने या हटाने का अधिकार रखता है। कार्यपालिका सरकार का वो अंग है जो कानून को लागू करता है और प्रशासन को संचालित भी करता है।
न्यायपालिका सरकार का वो अंग है जो कानून की व्याख्या करता है, विवादों का निपटारा करता है और न्याय प्रदान करता है। अब बताइए, इसमें ओवरलैपिंग वाली बात कहां से आती है? क्यों एक दूसरे के? जी, मैं रविंद्र जी से जानना चाहूंगा। रविंद्र जी, देखिए, जब हम प्रोफेसर साहब ने बात किया है इंटरफेस, जुडिशरी का इंटरफेस कहाँ होगा। देखिए, जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, महामहिम उपराष्ट्रपति, वो एक सीनियर एडवोकेट भी हैं, और जब वो ये बात कह रहे हैं तो कंसर्न क्वार्टर्स में इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। He is one of the highest constitutional functionaries in this country. इंटरफेस जब हम एग्जीक्यूटिव से करते, जब वो ये कहते हैं कि अलग अलग क्षेत्र हैं, लेकिन इंटरफेस गवर्नेंस जो है वो इंटरफेस है, वो इंटरफेस का इशू है। एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर का जो इम्पोर्टेंस है वो मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप बहुत गौर से देखें जो पूरी फेडरल बॉडी पॉलिटिक में, तो पार्लियामेंट में जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है, और जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो गवर्नर है स्टेट्स में। और जब आप ये कहेंगे कि वो एग्जीक्यूटिव की तरह उनके बिहाफ पे पावर एक्सेस, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड से काम करते हैं दोनों लेवल पे, तो ऐसी सिचुएशन में आप देखिए कि जो अकाउंटेबिलिटी है सिस्टम की वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की होती है। लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जो अकाउंटेबिलिटी होती है उसमें जो फेडरल सिस्टम है उसमें स्टेट्स और जो सेंट्रल की पावर्स हैं उसमें बराबर इंटरफेस होता है और बहुत कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ अफेयर है। तो ऐसी सिचुएशन में जो आप जब ये बात कहते हैं कि ये इंटरफेस जुडिशरी का जब शुरू होता है, तो जुडिशरी को ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि उनका जो काम है वो जुडिशियल एडजुडिकेशन है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ने कहीं ओवर स्टैपिंग तो नहीं किया है। लेकिन सिचुएशन वहां ज्यादा हो जाती है खराब कि जहां ओवर स्टैपिंग की बात कहते कहते आप ये कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंस को ठीक करना हो, चाहे आपको ये कहना हो कि प्रोविजन में डिफेक्ट है, लेजिस्लेशन में डिफेक्ट है, या आपको जो ओमिशंस, जो डेलिबरेट ओमिशंस किए गए हैं डिस्क्रिशनरी फील्ड को ऑपरेट करने के लिए, चाहे वो लेजिस्लेचर हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, वहां पे कोर्ट अपना इंटरजेक्शन करके और वहां लेजिस्लेट कर देती है, वहां एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज करती है। और वो सिचुएशन में जब जुडिशियल वर्डिक्ट आता है उन सिचुएशन पे, जिसको हम गाइडलाइन कह देते हैं, जिसको हमने अभी देखा स्टेट ऑफ तमिलनाडु वाले केस में भी, तो जिनको हम गाइडलाइन कहते हैं, जुडिशियल गाइडलाइन, वो गाइडलाइंस नहीं है, वो लेजिस्लेशन है, वो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स है, एक्सरसाइज ऑफ पावर्स है। तो ऐसी सिचुएशन में आप, और मैं आपको एक बात बता दूं, जो केसेस आते हैं वो बाय एग्जाम्पल आते हैं, वो एग्जाम्पल्स होते हैं। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स की बात करते हैं तो हम बाय एग्जाम्पल्स नहीं करते, हम उसका जो साइंस है, उसका जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, उसकी साइंस ऑफ लॉ है, लेजिस्लेटिव पावर्स की विड्थ है, जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स की जो विड्थ है, एग्जीक्यूटिव पावर की क्या विड्थ है, हम इसको इग्नोर करके जब गाइडलाइंस इशू करते हैं तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि गवर्नेंस में जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी, जजमेंट देने की अकाउंटेबिलिटी, दे डोंट फेस द इलेक्टोरेट, एंड दैट्स द इशू वेयर दे शुड अंडरस्टैंड what is required to be done by the executive. You can tell the executive to frame a policy, you can tell the legislature, request the legislature, as I say, request the legislature. तो ये एक बहुत सेंसिटिव इशू हो जाता है कि लेजिस्लेचर को, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर की एक्सरसाइज करने का इशू हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर्स को को यूज करने का इशू हो, कोर्ट कोई गाइडलाइन फंडामेंटल राइट के वायलेशन में ये तो कह सकती है कि ये गाइडलाइन है, that the ball remains in the legislature's court. और ये जो सबसे बड़ा जो क्राइसिस आ रहा है, हम ये देख रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी के जो सिस्टम्स हैं वो वीक हो गए हैं जुडिशरी में, और जुडिशरी में अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम्स हैं, क्योंकि जो अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम्स बनाए गए हैं उनको मजबूत इसलिए बनाया गया था, प्रोटेक्शन दिया गया था उनको इसलिए ताकि वो विदाउट फियर काम करें।
लेकिन विदाउट फियर का मतलब उसकी एक सिचुएशन है। आज की डेट में जो स्टांसेस आ रहे हैं उसमें हमको ये बहुत साफ साफ दिखता है कि ओवर प्रोटेक्शनिज्म का शिकार हो रही है जुडिशरी। अब एक और जुडिशरी महत्वपूर्ण ओवर बात जो है उपराष्ट्रपति जी ने कही है, प्रोफेसर डॉक्टर अमरपाल सिंह जी, और उनका ये कहना है कि लोकतंत्र का जो अंग सबके लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए बना है, जब उस पर कोई आक्षेप लगता है, कोई आरोप लगता है, तो स्वतंत्र जांच, अन्वेषण, छानबीन ये वहाँ नज़र नहीं आती है। शायद उनका इशारा जो पिछले दिनों एक जज साहब के घर से कुछ जो है नकदी बरामद हुई है उसको लेकर था कि वहाँ पर जिस तरीके से, क्योंकि आमतौर पर हम देखा करते हैं कि किसी भी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई आरोप लगता है तो सीधे एफआईआर दर्ज होती है, मामला दर्ज होता है, लेकिन वो चीज़ इस मामले में कहीं ना कहीं गायब थी। उसको लेकर क्या कहना है आपका अमरपाल जी? देखिए, चूंकि जुडिशरी निर्णय करने का अधिकार रखती है और उसके जब कहीं ऐसे कार्य में फंस जाने की बात आती है जहां पर जैसे एफआईआर का जिक्र आया, तो उसमें क्या टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं उसके ऊपर तो मैं रिमार्क नहीं करूंगा। महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने उसके बारे में कहा कि वो अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई, इस विषय पर तो मैं ज्यादा रिमार्क नहीं कर पाऊंगा उसमें क्या टेक्निकलिटीज थी। पर यह बात बिल्कुल सही है कि जुडिशरी का एबव बोर्ड दिखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जुडिशरी और बाकी संस्थाओं के ऊपर अपना जजमेंट पास करती है, उसका अपना एबव बोर्ड दिखना कि वो हर चीज से ऊपर है, ये बहुत आवश्यक है। और इसीलिए किसी भी तरह का आरोप जब जुडिशरी पे आता है तो उसे बहुत ध्यान से सुलझाए जाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस आरोप को किसी तरह से कारपेट के नीचे पुश कर दिया जाए या हश कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी की जो क्रेडिबिलिटी है वो, उसकी सारा आधार जुडिशरी का जो सारी जुडिशरी की जो क्रेडिबिलिटी है वो व्यवस्था का आधारभूत सिद्धांत है बेसिकली, क्योंकि उसमें जो फेथ है जनता का वही बेसिकली जुडिशरी को सस्टेन करता है। और यदि वो जनता का फेथ जुडिशरी में हिल जाता है तो फिर जुडिशरी की स्थिति खराब हो जाती है। तो ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि जुडिशरी को इस मामले में और ट्रांसपेरेंट वे में और अच्छे तरीके से, जिससे कि उनकी जो जिसका राजा साहब ने कहा कि उनके अकाउंटेबिलिटी के जो सिस्टम्स हैं वो हिल गए हैं, उन सिस्टम्स को और दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा विचार है। रविंद्र कुमार जी, एक शेर है, दामन है अगर साफ तो खास एहतियात कर, इस पर लगा हुआ छींट छुपाया नहीं जाएगा। और कहीं ना कहीं न्यायपालिका को भी इस और ध्यान देना चाहिए। और उपराष्ट्रपति जी ने भी कहा कि संविधान द्वारा न्यायपालिका को अनुच्छेद 142 की शक्तियों के प्रयोग का भी उन्होंने विषय उठाया और कहा कि लोकतांत्रिक शक्तियों के विरुद्ध एक परमाणु मिसाइल बन गया है अनुच्छेद 142। इसका मंतव्य आप क्या समझते हैं? आर्टिकल 142 जो है 142, ये लगभग ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और रीराइटिंग ऑफ द लेजिस्लेशन और रीराइटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव पॉलिसी बन चुका है। और इसका जो जुडिशरी में जो जुडिशरी जरा यूज हो रहा है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अंडर आर्टिकल 226 तो आप हाई कोर्ट से ये कह देते हैं कि आपको पावर नहीं है, 142 जैसी कोई पावर नहीं है। लेकिन आप 142 में इतना ओवर प्रोटेक्शनिज्म हो गया है और इतना, क्योंकि आपका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप क्या कह रहे हैं, पार्लियामेंट आपकी तरफ देख भी नहीं सकती। आपके एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को जुडिशियल साइड पे जब आप कोई जजमेंट देते हैं, पार्लियामेंट उसको ओवरटर्न नहीं कर सकती। 142 तो एक इतना बड़ा रास्ता हो चुका है कि 142 बेसिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में है। ये कौन सा कानून है, ये आज तक नहीं समझ में आता कि ये टू डू कंप्लीट जस्टिस, it is a basic structure of the constitution. Now you look at the way 142 में जो भी आप जिसका जो कोई अगर जुडिशरी को, अभी स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में उन्होंने जो है वो 142 में टाइम फ्रेम लग दिया कि गवर्नर को एज सुन एज पॉसिबल, अगर ये है तो हम ये तय करेंगे।
चाहे वो सरकारिया कमीशन या पंची कमीशन या जिसमें भी वो रिपोर्ट आई है, यानी एडॉप्शन ऑफ द लेजिस्लेशन हो रहा है, क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेशन हो रहा है। तो 142 का यूज जो है, अभी तक मैंने ये नहीं देखे जजमेंट जिसमें कोर्ट ये कहे कि साहब 142 में ये पावर हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये कभी, यानी सिवाय 142 में किसी में ये नहीं कहा कि 142 जहां एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज के इन्वॉल्वमेंट है, अब तो जुडिशरी में आ गया, अब तो लेजिस्लेट हो रहा है, अब तो एज सुन एज पॉसिबल जो आर्टिकल 200 में अब वो लेजिस्लेट हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा ये स्टेट ऑफ तमिलनाडु जैसा केस आने के बाद, और ये जो जजेस के जो डिसिप्लिनरी एक्शन के इश्यूज हैं, इम्पीचमेंट के इश्यूज हैं, अब इसमें जो है वो जहां पार्लियामेंट को इसमें कोई कॉल लेना है, लेकिन जहां तक मैंने ये देखा है कि इसको जुडिशरी इज ए पार्ट, मतलब जुडिशरी में जो जजेस को प्रोटेक्शंस दिए गए हैं और जो उनकी अपॉइंटमेंट्स है, जुडिशरी का जो फंक्शन है वो अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ऐसी सिचुएशन में तो वंस अपॉइंटेड ऑलवेज अपॉइंटेड, कोई सिचुएशन ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि 142 के ये जुडिशरी ये रियली ये मिसाइल हो चुकी है, और ये मिसाइल है कि जो छूट गई तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अब क्या है, अब आप देखिए कि जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में जो कुछ भी हुआ है, अब आप इसको क्या समझ रहे हैं? अब आप इसको ये लगिए कि 142 में उन्होंने टाइम लिमिट सेट कर दी है, नाउ इट इज ए मैंडेटरी डायरेक्शन क्वा द गवर्नर एंड क्वा द प्रेसिडेंट इवन, और कॉन्स्टिट्यूशनली जो अगर आपको लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिना नहीं हो सकता था, यू शुड हैव लेफ्ट इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अब तो सब कुछ ऐसा है, रेगुलेट करना चाहती है जुडिशरी। दिस इज द फर्स्ट केस अकॉर्डिंग टू मी। एग्जैक्टली रविंद्र जी, यही कुछ कहा उपराष्ट्रपति जी ने, क्या कुछ कहा अनुच्छेद 142 को लेकर, एक बार सुन लेते हैं। We cannot have situation where you direct President of India, and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges or more, boys and girls. When Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Or 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces, available to judiciary 24/7. प्रोफेसर डॉक्टर अमरपाल जी और रविंद्र कुमार राजा जी, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात उपराष्ट्रपति जी ने कही अपने वक्तव्य में, उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं रख सकते कि जहां कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दिए गए फैसले में टिप्पणी उन्होंने करते हुए कहा कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर राज्यपालों द्वारा भेजे गए लंबित विधेयकों पर फैसला लेना चाहिए। आपने इसका जिक्र किया है रविंद्र कुमार जी, लेकिन क्या कुछ सही कहा उपराष्ट्रपति ने इस विषय को लेकर, एक बार जान लेते हैं। My worries were at a very highest level. I never thought in my life I'll have the occasion to see it. President of India is a very elevated position. President takes oath to preserve, protect and defend the Constitution. This oath is taken only by President and her appointees, the governors. Everyone, the Prime Minister, the Vice President, the ministers, the parliamentarians, the judges, they take oath to abide by the Constitution. But to defend the Constitution, to preserve the Constitution,
to protect the Constitution. That is the oath of the President of India, the Supreme Commander of the Armed Forces. Boys and girls, if you look at the Indian Constitution, when Parliament is defined, according to you, Parliament is Lok Sabha, Rajya Sabha. No. Parliament, the first part is the President. Second and third are Lok Sabha and Rajya Sabha. There is a directive to the President by a recent judgment. Where are we heading? What is happening in the country? We have to be extremely sensitive. It is not a question of someone filing a review or not. We never bargained for democracy for this day. President being called upon to decide in a time-bound manner, and if not, becomes law. So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. Let me tell you, boys and girls, every parliamentarian, and why parliamentarian? Every candidate in any election to assembly or parliament is required to declare assets. Judges don't do it. Some do, some don't. Time has come. अमरपाल जी, आपने शुरुआत में कहा था कि ओवरलैपिंग जो है कभी कभी हो जाती है संस्थाओं के मध्य, लेकिन जो विषय उपराष्ट्रपति जी ने अपने वक्तव्य के दौरान उठाए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं अधिकारों का हनन होता हुआ नज़र आ रहा है एक दूसरे संस्थाओं का। राष्ट्रपति को डायरेक्शन वाली जो बात कही गई है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। क्या इस विषय को उठाकर क्या एक चर्चा के माध्यम से कोई एक रास्ता जो है वो निकल पाएगा या निकलना चाहिए, तभी ये जो अधिकारों के हनन की बात है या फिर जो अधिकार मुकर्रर किए गए हैं उसकी लाइन को एक बार फिर से ड्रॉ करने की जरूरत है क्या? इसको यूं समझने की कोशिश करते हैं हम कि प्रेसिडेंट की किसी भी तरह के बिल्स के ऊपर एसेंट देने की पावर जो आर्टिकल 111 में है और गवर्नर की आर्टिकल 200 में है, उसमें प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो वो एसेंट दे दें या विदहोल्ड कर लें, और गवर्नर जो है तीसरा यह है कि वो उसे प्रेसिडेंट को भेजने के लिए रिजर्व कर ले। अब जब ये इस तमिलनाडु वाले जजमेंट में जब कोर्ट ये कहता है कि यदि एक निश्चित समय तक वो बिल यदि नहीं दिया जाता है, उस पर एसेंट नहीं दिया जाता है, तो एक डीमिंग प्रोविजन वो कोर्ट रेज कर रहा है कि ये माना जाएगा कि उन्होंने अपना जो है एसेंट दे दी है। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें यदि हम ये जो एक जगह छोड़ी गई है वो डिस्क्रिशन को ऑपरेट करने का स्पेस है। कोई भी संस्था को, जैसे कि आर्टिकल 163 में गवर्नर को एक सर्टेन डिस्क्रिशन है जो कि विज़ावी राष्ट्रपति के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है, तो यहां पर डिस्क्रिशन को ऑपरेट करने के लिए ये स्पेस छोड़ा गया है कि वो या तो अपनी एसेंट दे दें या मना कर दें, और ये दोनों भी नहीं करें तो वो एक पॉकेट वीटो जैसा कोई बात बनती है। लेकिन ये जो एक स्पेस था, कोर्ट ने ये कह करके कि इसमें एक डीमिंग प्रोविजन हो सकता है कि आप यदि नहीं देते हैं इतने समय में तो ये मान लिया जाएगा कि आपने एसेंट दे दी है, ये अपने आप में स्पष्टतया लेजिस्लेटिव
फील्ड में एनक्रोचमेंट माना जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इसका दूसरा पहलू यह है कि यदि ऐसा है और आपने आर्टिकल 142 को भी इसमें ले आए आप, जो कि एक तरह से इस तरह की व्यवस्था जनरेट कर देता है कि यदि वो नहीं अपनी एसेंट देते हैं तो उनके अगेंस्ट कोर्ट में मैंडेमस मांगा जा सकता है। तो क्या लेजिस्लेटिव एक्टिविटी के लिए मैंडेमस हो सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न है। 1982 का एक मुझे जजमेंट याद आता है, ए.के. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें कि 44th अमेंडमेंट को जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने नोटिफाई करने से मना कर दिया तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि नोटिफाई करने का कार्य भी लेजिस्लेटिव एक्टिविटी में आता है। और अब आप यहां ये कह रहे हैं कि नहीं, यदि आपने दिया नहीं, जो आपने अपना डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज नहीं किया, तो भी ये एक तरह से मान लिया जाएगा कि आपने एसेंट दे दी। तो ये तो स्पष्ट तैयार लगता है कि आपने लेजिस्लेटिव फील्ड में एनक्रोच कर लिया। और मैंडेमस बात तो लेजिस्लेटिव एक्टिविटी के लिए कोई प्रश्न ही नहीं बनता है, क्योंकि उससे जो बैलेंस है तीनों विंग्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम में, वो बिगड़ जाता है। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट। रविंद्र जी, ये तो हो गई तमिलनाडु वाली घटना का जिक्र आपने भी किया, और यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि वक्फ वाला मामला भी कोर्ट में पहुंचा है और वहाँ पर भी एक अंतरिम आदेश दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उस अंतरिम का आदेश को क्या मानते हैं आप? संसद ने एक विधेयक पारित कर दिया, उसे फिर कानून का रूप दे दिया गया, उसके पश्चात उस पर अंतरिम आदेश देना, वो किस तरीके का फैसला है? देखिए, मैंने आपको ये बात बताई, पहली बार ऐसा हुआ है। हमने अभी तक एग्जीक्यूटिव, और अगर आप बहुत गौर से देखें तो एग्जीक्यूटिव एक्शंस पे, या जहां पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स पे, या किसी फॉर दैट मैटर गवर्नर, चाहे वो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हो, चाहे जहां पर जुडिशियल पावर्स थी या जहां पर एग्जीक्यूटिव पावर्स का सिर्फ इस्तेमाल था, वहां पर हमने जुडिशियल इंटरफेरेंस देखे थे और 142 देखी थी, गाइडलाइंस देखी थी, सो मेनी थिंग्स। ये पहली बार हुआ है कि जब लेजिस्लेचर को डायरेक्शन आई है, ये पहली बार आई है कि उसको टाइम बाउंड कर दिया गया, एंड गवर्नर इज टाइड डाउन टू ए सिचुएशन वेयर ही हैज टू टेक एक्शन, अदरवाइज ही इज जुडिशियली अकाउंटेबल। दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेचर इन द लेजिस्लेटिव हिस्ट्री, as within the limited knowledge at my command, I can say with some sort of certainty that this is for the first time, whenever the question had arisen regarding the interpretation and there was a loophole or what omission or whatever was there, always there was a request or recommendation of the judiciary that parliament may ponder over the situation. It was a case when that under article 200 they said there ought to be a टाइम फ्रेम। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर संसद से पारित विधेयकों का कुछ अर्थ ही नहीं रह जाएगा, और हमने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था जो हमने स्वीकार की है, वहाँ पर संख्या बल का जो अपना महत्व है, उस महत्व को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं या कमज़ोर कैसे कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। इस यक्ष प्रश्न का उत्तर कैसे निकलेगा? क्या सभी संस्थाओं से जुड़े हुए विशिष्ट लोग साथ में आएंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और कोई राह निकालेंगे? ये बहुत बड़ा एक प्रयास हो सकता है संवेद रूप से। आप दोनों ने समय निकाला, प्रोफेसर डॉक्टर अमरपाल जी और रविंद्र कुमार रायजादा जी, और बहुत विशिष्ट बात जो है इस मुद्दे से जुड़ी हुई आपने हमारे साथ साझा की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मुद्दा आपका में आज के लिए इतना ही। मुद्दा आपका में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।